अदिति, अरे ओ अदिति, आजा बेटा, मैंने आटा गूंद दिया है, तू जल्दी से रोटियां सेक ले, तेरे पापा आते ही होंगे ऑफिस से। क्या माँ, मैं आटा गूंद देती ना, हर रोज रोटियां ही क्यों बनवाती हो मुझसे? ताकि ससुराल जाकर तू नाक ना कटाए हमारी। आटा तो तू बढ़िया गूंद लेती है, लेकिन रोटियां अब तक गोल नहीं बनती तुझसे। अब रोज बनाएगी तभी तो तेरा हाथ बैठेगा ना बेटा। उफ, बाप रे बाप, रसोई तो उबल रही है माँ, ऊपर से गैस के पास खड़े होकर कितनी सारी रोटियां बनानी है। कितनी सारी? 4 तेरे पापा की, 3 मेरी और 2 तेरी, बस 9 रोटियां ही तो सेकनी है। तो 9 रोटियां क्या कम होती है? अब ना बाबा ना, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने अपना फेशियल करवाया है। अब इतनी गर्मी में गैस के पास खड़ी रहूंगी तो पिंपल आ जाएंगे चेहरे पर। हे मेरे भगवान, ये आजकल की लड़कियों के कितने नाटक हैं। जरा हमसे पूछो, तुम्हारी उम्र में चूल्हे पर एक टाइम की 40-50 रोटियां बनाई है मैंने, जब ससुराल में पूरा परिवार साथ रहता था। हाँ तो आपका ससुराल भी तो कितनी बढ़िया जगह था, मस्त पहाड़ों के बीच, जहाँ कभी गर्मी पड़ती नहीं, ऊपर से स्नोफॉल के मजे अलग से। आहा, कितना मजा आता होगा ना। तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही तेरी मासी से बात करती हूँ कि वहीं पहाड़ों पर ही ढूंढ ले तेरी ससुराल। अब सच माँ, ये तो एकदम धांसू आइडिया है, लेकिन ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ठीक है, तो फिर तेरा, आप आज के आज मासी से बात करो और उनसे बोलो कि ससुराल कैसा भी चलेगा, लेकिन मेन शर्त ये है कि लड़का वहीं का रहने वाला हो और उसका घर एकदम पीक पर, मतलब कि ऊंचाई पर होना चाहिए, जहाँ जमकर स्नोफॉल होती हो। वाओ, कितना बढ़िया हो जाएगा फिर तो। स्नोफॉल देखने के लिए न छुट्टी लेने की जरूरत और न इस गर्मी से जूझने की टेंशन। चलो माँ, अब आप रोटियां बनाओ, मैं तब तक ये डिसाइड करती हूँ कि शादी के बाद अपनी रिसेप्शन पर मैं क्या पहनूंगी। ये कहकर अदिति हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। क्या होगा इस लड़की का, एकदम बावली है। चलो अब रोटियां तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। मैडम तो गई अपने पहाड़ी ससुराल के सपने बुनने। अरे कौन जा रहा है ससुराल, तुम या मैं? कम से कम ये तो बता दो। अजी, मेरा कोई मन नहीं है ना अपने ससुराल जाने का और ना ही आपको कहीं भेजने का। वो तो आपकी लाडली है जिसे अब नया फितूर चढ़ा है, कहती है शादी करेगी तो किसी पहाड़ी लड़के से। अब बताओ, ऊंचे पहाड़ पर ससुराल चाहिए इसे। अब आप ही समझाइए इसे कि कितनी दिक्कतें होती है पहाड़ पर, जिनसे हार कर हम यहाँ आ बसे। हमारा वक्त अलग था विभा, लेकिन अब पहाड़ों पर भी काफी तरक्की हो गई है। पहले से बहुत बदल गया है पहाड़ी जीवन। अरे कितना भी बदल गया हो, लेकिन यहाँ जितनी सुविधाएं तो नहीं है ना वहाँ पर अभी भी। और ये आपके विचार अचानक से कैसे बदल गए? आपके कहने पर ही तो हम अपनी जॉइंट फैमिली छोड़कर यहाँ दिल्ली आए थे। दिल्ली आना हमारी जरूरत भी थी और मजबूरी भी। मुझे यहाँ अच्छी सैलरी ऑफर हो गई थी और तुम वहाँ परेशान भी थी। और सच कहूँ तो ऐसा संयोग भी बन रहा है कि शायद अदिति का ससुराल पहाड़ों पर ही हो जाए। हैं? अब साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? आज लंच के वक्त तिवारी जी से काफी देर बातें हो गई। बातों बातों में अदिति के लिए एक रिश्ता बताने लगे। उनकी रिश्तेदारी में ही है, लड़का सरकारी क्लर्क है कश्मीर में, एकदम पहाड़ों के बीचों बीच घर लिया है। परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं है, माँ बाप और बस एक बेटा और बेटी। बेटे गिरीश से अपनी अदिति की शादी हो जाएगी और बेटी सुनीता की तो पहले ही शादी हो चुकी है। परिवार तो बढ़िया है, लेकिन कश्मीर, इतनी दूर अदिति को कैसे भेजेंगे जी? तुम चिंता मत करो विभा, ये भगवान का बनाया संयोग ही है कि अदिति को भी पहाड़ों में ससुराल पाने की इच्छा तब हुई जब उसके लिए ये रिश्ता आया। अब ज्यादा मत सोचो और जाकर उससे बात करो। विभा ने जाकर अदिति से बात की और कश्मीर का नाम सुनते ही अदिति ने हाँ कहने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। अरे अरे माँ, इसमें सोचने जैसा क्या है? कश्मीर में होगी मेरी ससुराल। आहा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। आप तो फौरन हाँ कर दो। एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले बेटा, मैं पहाड़ों पर रही हूँ, मुझे मालूम है कि कितनी दिक्कतें होती हैं वहाँ पर। पहाड़ी जगह पर 2-4 दिन घूमकर आने में और पूरी जिंदगी बिताने में बहुत फर्क होता है। ओहो माँ, पापा सही बोलते हैं, आप ना कुछ ज्यादा ही डीप चली जाती हो हर मामले में। मैं बोल रही हूँ ना आपको, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो, इससे पहले कि उन्हें कोई और पसंद आ जाए।
अरे पर एक बार लड़के की फोटो तो मंगवा ले। उसकी भी कोई जरूरत नहीं है माँ, पापा ने देखा तो है ना फोटो। अगर उन्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। और वैसे भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हमेशा के लिए रहने को मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए मुझे। अदिति अपनी शादी और ससुराल को लेकर काफी एक्साइटेड थी। फिर कुछ ही महीनों के बाद गिरीश और अदिति की शादी हो गई और अदिति खुशी खुशी अपने ससुराल यानी कि कश्मीर आ गई। लेकिन फिर, अरे अदिति जाओ बेटा, सबके लिए गरम कहवा बना लाओ। अब मम्मी जी, पर अभी 1 घंटे पहले ही तो सबने एक साथ कॉफी पी थी। ये कश्मीर है बेटा, तुम्हारी दिल्ली नहीं। यहाँ की सर्दी से बचना है तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ गरम पीते रहना पड़ता है। पहले कॉफी पी थी, अब कहवा बना लो। फिर कुछ देर बाद सबके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बना लेना, ठीक है। ये अदिति का ससुराल था, ऊपर से कश्मीर जैसी ठंडी जगह, तो मायके वाले बहाने यहाँ अदिति के काम नहीं आने वाले थे। बेमन से ही सही, पर उसे थोड़ी थोड़ी देर में सबके लिए कुछ न कुछ गर्म पीने के लिए बनाना ही पड़ता। ओहो, ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया अदिति। अरे मैं तो तुरंत ही बनाकर लाई थी, इतनी जल्दी ठंडा भी हो गया। हाँ बेटा, यहाँ ऐसा ही होता है। जाओ सबके लिए दोबारा गर्म करके ले आओ, और इस बार केतली में डालकर लाना तो ठंडा नहीं होगा। धीरे धीरे अदिति को पहाड़ी जीवन के साइड इफेक्ट्स पता चल रहे थे। पहाड़ों पर रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सब कुछ उसके मायके से बहुत अलग था। और फिर एक दिन, बड़ी ठंड है, ये लाइट कब तक आएगी जी? लाइट अब गई है तो आराम से ही आएगी। है? ऐसे कैसे? बिना हीटर के तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा सुनिए ना, हमारे पास इन्वर्टर भी तो है। हाँ है तो सही, लेकिन उसे हम बुरे वक्त के लिए बचा कर रखते हैं, ऐसे थोड़ी मोड़ी ठंड में नहीं चलाते। क्या? अच्छा, इससे बुरा वक्त और कौन सा आएगा? देखे ना, मेरे हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए। तुम्हें अभी यहाँ की आदत नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, ये रजाई ओढ़कर लेट जाओ, फिर ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। और फिर अगले दिन, ये क्या, सुबह के 11 बज गए और अब तक धूप नहीं खिली। धूप की उम्मीद तो छोड़ ही दो बेटा, ये दिसंबर का महीना है, अब तो सीधा बर्फ गिरेगी। बर्फ गिरने की बात सुनकर अदिति खुश हो गई, क्योंकि उसे शुरू से ही स्नोफॉल बहुत पसंद था। लेकिन फिर जब सच में बर्फबारी हुई तो उसकी हालत पहले से भी खराब हो गई। अदिति क्या कर रही हो? चलो ना, बाहर कितनी बढ़िया बर्फ गिर रही है। तुम्हें तो कश्मीर का फर्स्ट स्नोफॉल देखना था ना? हाँ देखना तो था, लेकिन बहुत ठंड है जी। ओहो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। स्नोफॉल के दौरान रूम हीटर नहीं चला सकते। पर ऐसा क्यों? क्योंकि स्नोफॉल के टाइम सारे खिड़की दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं, और ऐसे में रूम हीटर चलाना खतरनाक हो सकता है, बस इसीलिए। चलो अब तुम जल्दी से बाहर आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर सब अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। ये क्या हाल बना लिया तुमने अदिति? एकदम कार्टून लग रही हो। सबको खुद पर हंसता देखकर अदिति को बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं बेटा, पहाड़ों में ससुराल होने के कई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे तुम भी ढल जाओगी, जैसे मैं ढल गई। लेकिन फिलहाल तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी सास की बात सुनकर अदिति के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो समझ गई थी कि पहाड़ों में ससुराल होने के बारे में सोचने और असल में वहाँ रहने में काफी फर्क है। ऐसा नहीं था कि वो हिम्मत हार गई थी, लेकिन फिलहाल वापस कुछ दिन अपने मायके में आकर रहने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। हाँ भाई, तो बताओ क्या ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं टिफिन लेकर आई हूँ जैसे रोज लाती हूँ। और सुनो, तुम भी अपने लिए कुछ मत मंगवाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। अच्छा, अरे वाह वाह, लाओ फिर। और फिर सिया ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बाहर निकाला और विशाल जल्दी से उसे खोलने लगा। सिया, ये क्या बनाया तुमने? ये पालक का सूप है और ये लौकी की सब्जी, बिल्कुल कम मसाले में बनी हुई। ये खीरे का रायता और इन सब के साथ खाने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। लगता है हरा रंग तुम्हारा फेवरेट है। नहीं तो, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? देखो ना, यहाँ सब कुछ हरा है,
सूप, सब्जी, सलाद और तो और ये रोटियां भी हरी बना कर लाई हो तुम, देखो। अरे हाँ, एक्चुअली वो सूप बनाने के बाद थोड़ी सी पालक बच गई थी, तो मैंने रोटियों के आटे के साथ गूंथ दी, इससे ये और हेल्दी बन गई। तुम खाओ ना, अब किसका वेट कर रहे हो? सिया का मन रखने के लिए विशाल ने उसके टिफिन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर सब कुछ बढ़िया है। सिया, मुझे अभी याद आया, आज घर जल्दी पहुंचना है, कुछ काम है, तो मैं चलूं? अरे पर खाना तो अच्छे से खा लो। हाँ, मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, सच में। अभी लेट हो रहा है, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। ओ भाई ओ, जल्दी से एक पेटीज और एक पेस्ट्री निकाल दे, और सुन, एक गर्मा गर्म चाय भी, मलाई मार के। ओ भाई ओ, भटेगा क्या है? अभी तो तू सिया के साथ उसका टिफिन खा रहा था और अब यहाँ आकर पेटीज और पेस्ट्री। अरे यार क्या बताऊं, हरी सब्जियों की दुकान लगाकर लाई थी टिफिन में, उसे बुरा न लगे इसलिए बस थोड़ा बहुत चख लिया। सूप, सलाद और लौकी की सब्जी, अब बताओ ये सब खाऊंगा क्या मैं? पर एक बात बता यार, जब अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा तू? मतलब कि शादी के बाद तो तुझे यही सब खाना पड़ेगा ना। वैसे तू सिया को लेकर सीरियस तो है ना? हाँ हाँ एकदम यार, मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करूंगा। और जहाँ तक खाने की बात है तो मुझे अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है, वो उसे सब सिखा देंगी, एकदम बदल जाएगी वो। कॉलेज पूरा करते ही विशाल को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर उसने अपने घर पर सिया के लिए बात की और फिर कुछ ही महीनों बाद विशाल और सिया की शादी हो गई। और इसी के साथ कहानी में असली मोड़ अब आने वाला था। हाँ तो बहू, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मटर पनीर, दाल मखनी और कटहल की सब्जी बना लेना, साथ में बढ़िया छौंक वाला रायता, पूरियां और पापड़ तो तब के तभी बनाना, और पुलाव तो बनेगा ही, ठीक है? और हाँ, मीठे में चावल की खीर अभी बनाकर रख लो, फ्रिज की ठंडी खीर बढ़िया लगेगी एकदम। जी मम्मी जी। घबरा गई क्या बहू रानी? फिक्र मत करो, रसोई में तुम्हें अकेली नहीं झोंकूंगी, दोनों मिलकर सब बना लेंगे, ठीक है? नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सच में? तुम कर लोगी सब अकेले? जी मम्मी जी, वैसे भी रसोई में मेरा बड़ा मन लगता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज मंदिर हो आती हूँ। इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने मुझे, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही चाहिए ना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर रसोई के अंदर चली गई। करीब 3 घंटों तक सिया रसोई में अकेले ही लगी रही और फिर खाने की मेज पर। अब तुम लोगों को क्या कहूँ मैं, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलती। आज का सारा खाना खुद अकेले बनाया है, मुझे तो साफ कह दिया कि मम्मी जी आप जाकर आराम करो। अब बताओ, इस कलयुग में मिलेगी कहीं ऐसी संस्कारी बहू? अरे वाह कावेरी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, पर बहू है कहाँ, जरा हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ हाँ, मैं अभी बुलाती हूँ। अब बहू, सिया बेटा, मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी, सब हो गया, मैं बस आ ही रही थी। ये कहते हुए सिया ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, जिसे देखकर सामने बैठी कावेरी की सहेली ने कहा, बस खाने में यही है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, ये तो स्टार्टर है, मैंने पालक का गर्मा गर्म सूप बनाया आप सबके लिए। ये कहकर सिया ने सबके सामने पालक का सूप परोसा, जिसे देखकर उसकी सास कावेरी की भौहें तन गई, लेकिन बाकी मेहमानों को बड़ी चाव से सूप पीता देख वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। हाँ हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ, अब इस सूप से थोड़े पेट भरेगा सबका। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। सिया फौरन रसोई में गई और कुछ और बर्तन साथ लेकर लौटी। उसने जैसे खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर कावेरी ने सिया से कहा, बहू ये क्या बनाया है? गर्मा गर्म इडली सांभर है, ताजे नारियल की चटनी के साथ। ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। अब ये है ना सांभर? अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी इसमें तो तुमने। जी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है, लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर, और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सलाद भी है। सिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन सामने बैठी कावेरी का खून जल रहा था। सिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो सिया से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अब बहू जाओ,
अब जाकर फ्रिज से सबके लिए खीर लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। चलो शुक्र है कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। सिया ने कुछ ही देर में सबके सामने खीर की कटोरियां लाकर रख दी, लेकिन उस खीर को देखते ही इस बार कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से सिया की ओर देखा और बोली, ये क्या किया बहू, खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है, और उससे भी खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस कर डाले हैं। बहू जरा 1 मिनट रसोई में चलो, अब कुछ काम है तुमसे। ये कहकर कावेरी रसोई की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे सिया भी, और फिर रसोई में। ये क्या किया बहू, मेहमानों के सामने नाक कटा कर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब कर लेती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इस सब के बाद तो ये सब की सब सुना सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। कावेरी सिया को सुनाई जा रही थी और सिया चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, कावेरी अब आप भी जाओ भाई। हाँ बस आ गई। कावेरी ने गुस्से से सिया को घूरा और फिर पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली आई। अब आज के लिए सॉरी, वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। लेकिन अगली बार क्या बोल रही हो कावेरी? अरे तुम्हारी बहू तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। कसम से यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा। तुम सिया को कहना कि टाइम निकाल कर जरा मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ खो गई? अब क्या? हाँ, सच में तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या? अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच कावेरी, भाग खुल गए तुम्हारी सिया जैसी गुणी बहू पाकर। चलो अब हम चलते हैं, बाय। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कावेरी हैरान रह गई। इसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी कावेरी ने सिया को सौंप दी, और इस तरह सिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल की तेल मसाले से भरी अनहेल्दी रसोई को हरी भरी सब्जियों वाली हेल्दी रसोई में बदल दी।